ऑलराइट गाइस, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे फिक्स बीम की और दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहले क्वेश्चन में पॉइंट लोड और यूडीएल लग रहा है और दूसरे क्वेश्चन में यूवीएल लग रहा है। सो लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। ऑलराइट, तो फिक्स्ड बीम को सॉल्व करने का थोड़ा बहुत तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें सपोर्ट रिएक्शन निकालने होते हैं, फिर हमें शियर फोर्स निकालनी होती है डिफरेंट पॉइंट पे, फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। और बेंडिंग मोमेंट का मैंने आपका एक कन्फ्यूजन दूर करी थी कि हम कैसे इसका बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखते हैं कि इस बीम का हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना है कि इस बीम पर टोटल लोड कितना है, ताकि हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकें। अब यहाँ पे सपोर्ट्स कितने हैं, एक ही सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट, जिसपे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और मोमेंट लगता है। अब वर्टिकल रिएक्शन तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा जो उस पर लोड लग रहा है उस बीम पे। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तब तक लगेगा जब तक कोई उस पर हॉरिजॉन्टल कोई लोड लग रहा होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लोड लग नहीं रहा तो रिएक्शन की वैल्यू जो होगी वो जीरो होगी। मोमेंट यहाँ प्रोड्यूस होगा इन लोड के लगने से। तो जो वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही वर्टिकल रिएक्शन है तो वो इक्वल होगा टोटल लोड के। टोटल लोड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 किलो न्यूटन प्लस यूडीएल की वैल्यू प्लस 2.5 किलो न्यूटन। तो 3 प्लस 2.5 प्लस जो यूडीएल की वैल्यू है वो क्या है, जो यूडीएल है वो 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है 2 मीटर की लेंथ पे। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 मीटर। तो इसको प्लस करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 प्लस 2.5 प्लस 2 विल बी इक्वल टू 7.5, राइट। ठीक है, जो रिएक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी 7.5 किलो न्यूटन। 7.5 किलो न्यूटन, दैट इज आर ए की जो वैल्यू है वो 7.5 किलो न्यूटन होगी। अब इससे आई थिंक कि हम जो शियर फोर्स डायग्राम है वो इजीली बना सकते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ मैं, ए, बी, सी एंड डी। ऑलराइट, तो अगर मैं, और एक और पॉइंट भी है ई, तो अगर मैं ए से ई के बीच में एक सेक्शन ड्रॉ करूं और यहाँ देखूं कि यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, तो मैं राइट हैंड साइड वाली फोर्सेज या लेफ्ट हैंड साइड वाला रिएक्शन ले सकता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक ही रिएक्शन लगता है तो वो उसको लेने में फ़ायदा है 7.5 किलो न्यूटन का। और जो इसका वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताए हुए हैं कि ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्सेज लगती हैं तो उनके जो साइन कन्वेंशन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। अब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है तो 7.5 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ 7.5 का, 7.5 किलो न्यूटन। अब ए से ई के बीच में कोई और फोर्स नहीं लग रही, तो मैं वो जो 7.5 है वो कांस्टेंट रहेगी ए से ई के बीच में, और वो पॉजिटिव ही रहेगी, उसका साइन चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, उसके बाद ई पे, ई से डी के बीच में क्या शियर फोर्स लग रही है। अब ए पे तो लग रही है 7.5, ई पे लग रही है 3 किलो न्यूटन, लेकिन वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रही है। तो उनका सम क्या होगा, 7.5 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन। ऑलराइट, अब ई से डी के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रही तो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि डी से सी के बीच में यूडीएल लग रहा है। तो डी पे तो जो वैल्यू है वो 4.5 है, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुअली जो है वो यहाँ पे यूडीएल इंक्रीज होता चला जा रहा है, मतलब ऐड होता चला जा रहा है बीम के अंदर जैसे जैसे हम सेक्शन आगे बढ़ाएंगे। तो सी पे जो वैल्यू है शेयर फोर्स की वो क्या हो गया, वो देखने में हमारा फ़ायदा है। तो ए पे 7.5 माइनस 3.5 की वैल्यू क्या आ गई 4.5। अब 4.5 माइनस 1 इंटू 2, क्योंकि टोटल लोड तो लग रहा है 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा 2.5। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.5। ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये 2.5 होगी, और जो ये बनेगा स्लोप बनेगा 4.5 से लेके 2.5 तक का। उसके बाद फिर यहाँ पे 2.5 पे हमारा डाउनवर्ड रिएक्शन लग रहा है तो वो 0 हो जाएगा। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये बनेगा शियर फोर्स डायग्राम इस बीम का। ऑलराइट, और ये सारा डायग्राम जो है ये पॉजिटिव डायग्राम है। और आपको पता चल गया होगा कि जहाँ पे यूडीएल होता है वहाँ पे स्लोप तो आता ही है शेयर फोर्स डायग्राम में। ये तो हमेशा से ही होता आ रहा है, हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में भी देखा था और हमने अब फिक्स बीम के केस में भी देखा है कि जो स्लोप है कि जो यूडीएल है वहाँ पे स्लोप आता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने का। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें वही प्रोसेस यूज़ करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो फिक्स बीम है उसका जो फ्री एंड है वहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है वो 0 होती है, लेकिन जो सपोर्ट है उस पर मैक्सिमम होती है, क्योंकि सभी फोर्सेस का जो रिएक्शन है वो यहाँ पे लग रहा है तो उसका जो मोमेंट है वो भी मैक्सिमम रहता है ए पे। ठीक है, तो पहले देखते हैं सी पे क्या मोमेंट आ रहा है राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस। लेफ्ट हैंड साइड वाली फोर्सेस भी ले सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैं तो उनको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। राइट हैंड साइड पे एक ही फोर्स है 2.5 की, तो उसकी देखते हैं। सी पे, अब बी पे तो 0 है ऑलरेडी, तो मैं अगर डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कर ही दूँ तो जो वैल्यू आएगी यहाँ पे
पहले पॉइंट्स भी लिख लेता हूँ, ए ई डी सी एंड बी। तो बी पे तो वैल्यू 0 है ही। अब सी पे देखता हूँ, ये सी थोड़ा सा इधर हो गया, सी यहाँ पे, सी डी ई और ए। अब सी पे क्या वैल्यू है बेंडिंग मोमेंट की, तो क्या आएगी 2.5 इंटू 0.5। तो 2.5 इंटू 0.5 करेंगे तो क्या आएगा 1.25, जो कि नेगेटिव होगी। मैं आपको बता चुका हूँ नेगेटिव होगी, क्योंकि नेगेटिव किस लिए होगी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब हॉगिंग प्रोड्यूस होती है तो जो राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड रिएक्शन या लोड लगते हैं वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डाउनवर्ड रिएक्शन और लोड लगते हैं तो वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली क्योंकि वो हॉगिंग की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है उसमें। सिमिलरली जब हम सैगिंग की बात करते हैं तो जो राइट हैंड साइड पे अपवर्ड रिएक्शन या लोड लगते हैं वो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐसा ही होता है, मतलब जो क्लॉकवाइज रिएक्शन होंगे लेफ्ट हैंड साइड पे वो पॉजिटिव होंगे, और राइट हैंड साइड पे जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो पॉजिटिव होंगे बेंडिंग मोमेंट के केस में, सिर्फ शियर फोर्स के केस में नहीं, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट के केस में। ऑलराइट, तो C पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। 2.5 इंटू 0.5 आएगा 1.25, 1.25 दैट इज नेगेटिव होगी, क्योंकि ये डायग्राम नीचे की तरफ ही जा रहा है। उसके बाद ये तो वैल्यू आ गई 1.25। उसके बाद D पे क्या वैल्यू आएगी बेंडिंग मोमेंट की राइट हैंड साइड वाली फोर्सेस की वजह से। तो एक पॉइंट लोड लग रहा है 2.5 का, और फिर UDL लग रहा है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का। डी पे अगर मेरे को बेंडिंग मोमेंट निकालना हो तो क्या आएगा 2.5 इंटू 2 प्लस 0.5 दैट इज 2.5, प्लस ये UDL की वैल्यू क्या होगी 1 इंटू 2, तो टोटल लोड लग रहा है, और फिर इसके CG से D तक का डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर। आपको बता चुका हूँ पहले ही, तो ये 1 मीटर ही होगा। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 है ना, ये 2.5 इंटू 2.5 दैट इज 6.25 प्लस 2 दैट इज 8.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो जो D पे वैल्यू आएगी वो आएगी 8.25 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गई D पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। अब देखते हैं E पे। आप E पे भी बेंडिंग मोमेंट निकाल ही सकते हो। अगर मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा और जल्दी कर दूं तो वैल्यू क्या होगी 2.5 इंटू ये लेंथ प्लस जो UDL लग रहा है उसके CG से E तक की लेंथ। ठीक है, तो 2 इंटू 1 तो टोटल लोड लग रहा है, इंटू ये डिस्टेंस मतलब 1 मीटर प्लस 1.5 मीटर दैट इज 2.5 मीटर। इन सबको सॉल्व करने के बाद E पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 15 किलो न्यूटन मीटर। नेगेटिव, ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं, और A पे जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ये सारी वैल्यूज़ को मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूँ लेंथ से, मतलब 2.5 इंटू दिस लेंथ प्लस DC पे जो लोड लग रहा है UDL इंटू दिस लेंथ प्लस E पे जो लोड लग रहा है इंटू दिस लेंथ, ये सब वैल्यूज़ को प्लस कर दूँ तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 22.5 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब पॉइंट लोड लगता है, मतलब जब शेयर फोर्स जो है वो कांस्टेंट होती है, तो जो बेंडिंग मोमेंट का जो कर्व होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन जब हमारे शेयर फोर्स डायग्राम में कोई स्लोप होता है, या मतलब इसको 1 डिग्री का कर्व भी बोलते हैं हम, अगर 1 डिग्री का कर्व है तो जो बेंडिंग मोमेंट का कर्व होता है वो 2 डिग्री का कर्व होता है, मतलब वो पैराबोलिक कर्व होता है। तो ये पैराबोलिक कर्व होगा यहाँ पे। उसके बाद D से लेके E के बीच में फिर कांस्टेंट है शेयर फोर्स, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। उसके बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि कांस्टेंट है शेयर फोर्स। तो ये जो डायग्राम आएगा ये आएगा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ये होगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारे फिक्स्ड बीम है उसमें हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट, हॉगिंग की कंडीशन प्रोड्यूस होती है इस तरह की। ठीक है।